नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का जर्नी टू IAS के प्लेटफॉर्म पे। आशा करता हूँ आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, पढ़ाई खूब अच्छे से चल रही होगी। आज के अपनी इस क्लास में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया महान्यायवादी को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, ये क्या होता है, क्या करता है। जैसे कि जब भी हम लोगों को कोई कानूनी लड़ाई लड़नी होती है तो हम कोर्ट में जाते हैं और वहाँ पर हमें सहायता चाहिए होती है एक अच्छे वकील की, तभी हम वहाँ जा करके अपना केस लड़वा सकते हैं और उसको जीत सकते हैं। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से भारत सरकार पूरे देश को संभालती है। ठीक है, भारत सरकार पूरे देश को संभालती है तो उसे भी एक कानूनी सलाहकार की जरूरत होती है। तो वो होता है आपका ये भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इसे भारत सरकार का सर्वोच्च विधिक सलाहकार कहते हैं। यानी कि भारत सरकार को कानून से संबंधित, लॉ से संबंधित जब भी कोई समस्या होती है तो वो इनसे ही सलाह लेती है। तो ये भारत सरकार के सर्वोच्च विधिक अधिकारी होते हैं। आइए देखते हैं एक एक करके इनके बारे में क्या क्या बातें हैं जानने योग्य। पहला, नियुक्ति। नियुक्ति इनकी राष्ट्रपति करता है। नियुक्ति इनकी राष्ट्रपति करते हैं, भारत के राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं। दूसरा, योग्यता क्या होना चाहिए। इनकी योग्यता वही होनी चाहिए जो कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता होती है। जो पात्रता या योग्यताएं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की होती हैं, वही योग्यताएं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनने के लिए होती हैं। क्या होती हैं, जैसे पहला, आपको भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, आपको किसी भी उच्च न्यायालय में 10 वर्षों तक वकालत का अनुभव होना चाहिए। 10 वर्षों तक वकालत का अनुभव होना चाहिए। या आपको किसी भी उच्च न्यायालय में 5 वर्ष के न्यायाधीश का अनुभव होना चाहिए। यानी कि या तो आपको 10 वर्षों तक वकालत का अनुभव होना चाहिए, ठीक है, वकील रहे हो, या आपके पास 5 वर्ष का, कम से कम 5 वर्ष का न्यायाधीश रहने का अनुभव हो किसी भी उच्च न्यायालय में। ठीक है, 5 वर्ष का न्यायाधीश। या फिर राष्ट्रपति की दृष्टि में आप एक विधिवेता हैं। इसका क्या मतलब, आपके पास, आप नागरिक तो होना ही चाहिए, इसके अलावा आप किसी भी उच्च न्यायालय में 10 वर्षों तक आपने वकालत की हो, या 5 वर्षों तक उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर रहे हो, या अगर ये दोनों भी आपके पास पात्रताएं नहीं है तो इसके अलावा भी एक और पात्रता है, वो है राष्ट्रपति। अगर राष्ट्रपति को लग रहा है कि आपको महान्यायवादी बनाया जाना चाहिए तो वो बना देंगे, अगर उनको लगता है। जैसे कि अगर लॉ में किसी प्रोफेसर ने लॉ किया है तो उसको बनाया जा सकता है। हालांकि आज तक इस आधार पर किसी भी व्यक्ति को न्यायाधीश नहीं बनाया गया, ना ही महान्यायवादी। ठीक है, खैर ये देख लिए, नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, योग्यताएं आपने देख ली। इसके अलावा कार्यकाल कोई इनका निश्चित नहीं है। ठीक है, कोई निश्चित नहीं है। इनके कार्यकाल के विषय में ना ही हमारे संविधान में उल्लेख किया गया है, ना ही हमारे संविधान में मेंशन किया गया, और ना ही कोई कानून वगैरह दिया गया है। ठीक है, इनका कार्यकाल वही होगा जो राष्ट्रपति द्वारा तय किया जाएगा। यानी कि राष्ट्रपति जो कार्यकाल तय करेगा तो इनका वही कार्यकाल होगा। इसका मतलब ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। प्रसाद पर्यंत, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे आप उस पद पर तब तक रहेंगे। ठीक है, आमतौर पे यही होता है कि एक सरकार 5 वर्षों के लिए आती है तो इनका कार्यकाल भी 5 वर्षों तक ही होता है। जैसे ही सरकार समाप्त होती है, मंत्रिपरिषद समाप्त होती है, इनका भी कार्यकाल समाप्त हो जाता है। एक और तरीका है, ये अपने कार्यकाल से पहले ही हट सकते हैं, वो है त्यागपत्र। और त्यागपत्र किसको देंगे, तो त्यागपत्र देंगे आपके राष्ट्रपति को। ठीक है, त्यागपत्र के माध्यम से ही अपने पद से मुक्त हो सकते हैं। ये त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित होना चाहिए। ओके, अब बात करें पारिश्रमिक
पारिश्रमिक की बात करें तो इसके विषय में भी संविधान एकदम मौन है। संविधान ने कोई इनका वेतन भत्ता या विशेष अधिकार कुछ भी तय नहीं किया है। ठीक है, इनके वेतन भत्ते या फिर अन्य अधिकार, ठीक है, अदर जो भी है वो राष्ट्रपति तय करते हैं। राष्ट्रपति तय करते हैं, इसका मतलब ये है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह एवं सहायता से काम करता है, यानी कि सरकार की सलाह से काम करता है। तो इसका मतलब है कि इनका जो पारिश्रमिक वही होगा जो सरकार चाहेगी। ठीक है, अब इसके अलावा अब पांचवा बिंदु देखते हैं, इनकी कार्य क्या है, इनकी कार्य क्या है और इनकी शक्तियां क्या है। पहला कार्य ये है कि भारत सरकार को विधि संबंधी सलाह देंगे। जब भी भारत सरकार को कोई कानूनी दांव पेच से संबंधित कोई सलाह चाहिए तो ये सलाह देते हैं। जैसे महिला आरक्षण को लेकर जो विधेयक आया है तो उस विधेयक को सबसे पहले इनको दिखाया जाता है। इसलिए दिखाया जाता है ताकि इसमें कोई ऐसे कानूनी दांव पेच ना हो जिस आधार पर ये सदन में पारित ना हो पाए या फिर पारित होने के उपरांत न्यायालय में इनको चुनौती ना दी जा सके। ठीक है, इसलिए भारत सरकार इनसे पहले ही सलाह ले लेती है। ठीक है, भारत सरकार विधि संबंधी सलाह लेती है, कानून संबंधी। यह दूसरा काम करते हैं कि राष्ट्रपति इनको जो भी विषय सौंप रहा है, जो भी कार्य सौंप रहे हैं वो करेंगे। राष्ट्रपति ने अगर सोचा है कि ये कार्य आपको करना है, इस पे आपको मुझे सलाह देनी है, तो ये उस पर वर्क करेंगे, इनको सलाह देंगे। ठीक है, संविधान या विधि द्वारा कोई प्रदान काम किया गया है, संविधान ने कोई काम प्रदान किया है या पार्लियामेंट ने एक विधि बना दी, कानून बना दिया, उसके द्वारा इनके कुछ निश्चित काम तय कर दिए हैं, तो वो सारे काम करेंगे। ठीक है, तो ये सारे तीन काम वो हो गए। सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार का पक्ष रखेंगे। ठीक है, आपने देखा होगा जब भी कोई मामले आते हैं, जैसे कि इन्वायरमेंट से मामला आया, यानी कि पर्यावरणीय कोई मामला है या मुद्दा है, ठीक है, या कोई आपका आतंकवाद से संबंधित मुद्दा है, ठीक है, तो वहां पे जब इन्वायरमेंट का जैसे मुद्दा है, ठीक है, तो एक एनजीओ गया भारत सरकार के विरोध में, क्योंकि भारत सरकार कुछ ऐसी रोड बना रही है जिनसे वहां पर एक व्यापक पर्यावरण को हानि होने वाली है। तो एनजीओ ने एक केस फाइल कर दिया अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब वो तो एनजीओ एक तरफ से पक्ष लड़ाई लड़ेगा और दूसरी तरफ से भारत सरकार लड़ेगी। भारत सरकार अपना पक्ष रखेगी सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार का जो पक्ष रखेंगे वो ये होंगे महान्यायवादी, भारत के महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, इनका उल्लेख आर्टिकल 76 में किया गया, 76 में किया गया। ठीक है, एक और है आर्टिकल 143। आर्टिकल 143 के आप विषय में आपने पढ़ा होगा। इसके संबंध में कहा जाता है कि राष्ट्रपति कभी भी सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से कभी भी सलाह मांग सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य भी नहीं है और राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, तो जब भी राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगते हैं तो इनके थ्रू मांगते हैं। राष्ट्रपति स्वयं पत्र नहीं लिखते हैं सलाह के लिए सुप्रीम कोर्ट को, ना स्वयं जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से कि हमें सलाह दे दीजिए। ये अपने जो विधिक अधिकारी होते हैं भारत सरकार के, इनको भेजा जाता है सुप्रीम कोर्ट को। मसलन 2002 की बात करें, 2002 में गुजरात में चुनाव नहीं हो पा रहे थे। क्यों? क्योंकि गुजरात में कुछ दंगे हो गए थे, उस वजह से वहां पर चुनाव को कंडक्ट कराना इम्पॉसिबल था। ठीक है, चुनाव आयोग ने सीधे हाथ खड़े कर दिए और मना कर दिया, लेकिन सरकार ऊपर से दबाव डाल रही थी कि चुनाव किए जाएं। ठीक है, तो राष्ट्रपति ने फिर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी कि क्या चुनाव कराए जा सकते हैं या नहीं, आर्टिकल 143 के तहत। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का निर्वाचन आयोग का जो पक्ष है बिल्कुल सही है, अभी चुनाव नहीं कराए जा सकते हैं। तो जो सलाह उन्होंने मांगी थी राष्ट्रपति ने, वो इन्हीं विधिक जो अधिकारी हैं, जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं, इन्हीं के थ्रू वो सलाह आती है। ठीक है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति के बीच में सेतु का काम करते हैं आपके अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, अधिकार क्या है इनके, और इनके अधिकारों की हम बात कर लेते हैं। पहले है भारत क्षेत्रीय किसी भी अदालत में इनको सुनवाई का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट को अगर छोड़ दिया जाए, जितने भी कोर्ट हैं, हाई कोर्ट हैं, लोअर कोर्ट हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, एक्सेट्रा, तो इन सभी में इनको सुनवाई करने का अधिकार है। साथ ही साथ संसद की कार्रवाई में भाग ले सकते हैं, संसद किसी भी सदन की कार्रवाई में भाग ले सकते हैं, बैठ सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन याद रखना
वोट नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि ये सदन के पार्ट नहीं है, सदन के सदस्य नहीं है। ठीक है, ठीक है, मत नहीं दे सकते हैं। अगला, जो सांसदों की भांति इनको वेतन, भत्ते और विशेष अधिकार मिले होते हैं। जितना वेतन और भत्ता सांसदों को प्रदान किया जाता है उतना ही वेतन और भत्ता इनको प्रदान किया जाता है, और वही विशेष अधिकार जो प्रिविलेज एमपीज को मिलते हैं ना, वही प्रिविलेज इनको मिलते हैं। जैसे जैसे किसी भी एमपी को आपराधिकृत, किसी भी एमपी को सत्र के शुरू होने के 40 दिन पहले और 40 दिन बाद, सत्र खत्म होने के 40 दिन बाद उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, और सत्र के दौरान भी। ठीक है, तो ये इनको भी प्रिविलेज होते हैं। गवर्नमेंट इंडिया के खिलाफ इनकी सीमाएं क्या है? इनकी सीमाएं ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ कोई केस नहीं लड़ सकते, क्योंकि ये कानून के आदमी होते हैं तो अपने केस भी लड़ सकते हैं। ठीक है, कोई भी केस लड़ सकते हैं जो भारत सरकार से संबंधित नहीं है, लेकिन इनसे ये कहा जाता है कि आप भारत सरकार के विरुद्ध केस नहीं लड़ेंगे, क्योंकि आप मेरे ही आदमी हैं और मेरे ही अगेंस्ट में आप केस लड़ेंगे, दैट्स नॉट पॉसिबल। अगला है, और ना ही किसी को सलाह दे सकते हैं। दूसरा है कि सलाह, अगर आप कोई आपराधिक मामले का केस लड़ रहे हैं, ठीक है, तो आप भारत सरकार की बिना सलाह के नहीं लड़ सकते हैं। हालांकि जो सिविल मामले हैं, ठीक है, सिविल मामले हैं तो इनको आप लड़ सकते हैं, लेकिन आपराधिक मामले जो क्रिमिनल मामले उनको नहीं लड़ सकते हैं। हो सकता है कि उससे भारत सरकार की छवि धूमिल हो, क्योंकि अंततोगत्वा ये है तो भारत सरकार के ही व्यक्ति। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का पूरा जो फैक्ट है, जो कंसेप्ट है, आपने समझा हुआ है। इनका काम क्या होते हैं, नियुक्ति कौन करते हैं। क्लास पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।